हेलो स्टूडेंट, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता होगा कि राजस्थान बोर्ड ने है वो एग्जाम की डेट है वो फिक्स कर दी है। हमारा जो सब्जेक्ट है आईटी एंड प्रोग्रामिंग, सूचना प्रौद्योगिकी एंड प्रोग्रामिंग, उसका पेपर हमारे है 19 जून को। कब है? तो जो हमारा पेपर है वो 19 जून 2020 को होना है। तो स्टूडेंट, कई सारे क्वेश्चन होंगे आप लोगों के कि सर काफी टाइम हो गया तो हम थोड़ा थोड़ा भूल रहे हैं, तो उसके लिए मैं थोड़ा प्रयास करूंगा तुम लोगों को समझाने का। तो स्टूडेंट, चलते हैं। पिछले वीडियो में मैंने C++ का इंट्रोडक्शन बताया था, उससे आगे बढ़ेंगे हम स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ C++। स्ट्रक्चर शब्द का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? संरचना। अब C++ की क्या स्ट्रक्चर होगी? C++ प्रॉपर लैंग्वेज की कोई स्ट्रक्चर नहीं होती। उसमें जो प्रोग्राम बनता है उस प्रोग्राम की एक संरचना होती है, तो उसे कहा गया है स्ट्रक्चर ऑफ C++। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, डायग्राम के माध्यम से समझेंगे हम। C++ प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है उसको मुख्य रूप से 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले है नंबर 1, इसका नाम है आईओस्ट्रीम। सबसे पहला जो पार्ट है उसका नाम है आईओस्ट्रीम। सेकेंड है स्टूडेंट क्लास डिक्लेरेशन। क्लास डिक्लेरेशन। थर्ड है मेंबर फंक्शन। और फोर्थ एंड लास्ट है मेन फंक्शन। तो स्टूडेंट, कई बार सीधा सीधा बड़ा प्रश्न पूछ लिया जाता है 3 से 4 नंबर का कि स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम को विस्तार से समझाइए, एक्सप्लेन ब्रीफली। तो स्टूडेंट, या फिर पर्टिकुलर इनमें से कोई पार्ट का प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आईओस्ट्रीम फाइल क्या होती है, क्लास डिक्लेरेशन क्या होता है, मेंबर फंक्शन क्या होता है और मेन फंक्शन क्या होता है। तो स्टूडेंट, प्रोग्राम का जो हमारा क्रम रहता है वो यूं रहता है। सबसे पहले आईओस्ट्रीम फाइल आती है, उसके बाद क्लास डिक्लेरेशन, आफ्टर दैट मेंबर फंक्शन, और उसके बाद मेन फंक्शन होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आईओस्ट्रीम फाइल की। तो स्टूडेंट, आईओ का मतलब यहां होता है इनपुट आउटपुट, यानी आईओ क्या है? इनपुट आउटपुट स्ट्रीम फाइल है, यानी एक ऐसी हेडर फाइल जो हम लगाते हैं जो प्रोग्राम में डेटा के फ्लो को इनपुट लेने का व यूजर द्वारा दिए गए इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट प्रोवाइड करने का। तो ये काम जो होता है वो हमारी आईओस्ट्रीम लाइब्रेरी फाइल का होता है स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं आईओस्ट्रीम को कैसे यूज करते हैं। तो स्टूडेंट, जो हमारा C++ प्रोग्राम होता है उसका टॉप भाग जो होता है, सबसे ऊपर वाले भाग में हम एक हेडर फाइल काम में लेते हैं, और वो हेडर फाइल कुछ इस प्रकार होती है, हैज इंक्लूड iostream.h। तो ये हमारी हेडर फाइल होती है। तो iostream फाइल को टॉप ऑफ प्रोग्राम डिफाइन किया जाता है, इसे हैज इंक्लूड द्वारा डिफाइन किया जाता है, और ये जो iostream है वो हमारी हेडर फाइल होती है, लाइब्रेरी फाइल होती है,
और इस लाइब्रेरी फाइल में कई सारे इनपुट आउटपुट से रिलेटेड फंक्शन जो होते हैं वो स्टोर होते हैं। इन इनपुट आउटपुट फंक्शन के थ्रू ही हमारे प्रोग्राम में इनपुट होता है और आउटपुट होता है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हैज इंक्लूड क्या होता है। तो हैज इंक्लूड जो होता है इसे टेक्निकल शब्दों में कहा जाता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। क्या कहते हैं? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। हैज इंक्लूड जो है वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है जिसे हेडर फाइल के प्रीफिक्स में लगाया जाता है। और जब भी हम हैज इंक्लूड लगाते हैं तो इसकी स्टार्टिंग कहां से होती है? हैज कीवर्ड द्वारा होती है। यानी प्रत्येक जो इंक्लूड फाइल होती है उससे पहले हम हैज सिंबल जो है वो काम में लेते हैं। हैज इंक्लूड iostream.h। तो ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है जो प्रोसेसर को हेडर फाइल ओपन करने में मदद करता है। यानी ये iostream जो फाइल है इसको ओपन करने का काम कौन करेगा? ये हैज इंक्लूड करेगा, यानी ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव करेगा। यानी ये प्रोसेसर को पहले ही बता देता है कि हम अपने प्रोग्राम में या हम हमारे प्रोग्राम जो बना रहे हैं उस प्रोग्राम में हम कौन सी हेडर फाइल काम में लेने वाले हैं। तो जैसे ही हम हैज इंक्लूड लगा करके हेडर फाइल लिखते हैं तो वो हेडर फाइल ओपन हो जाती है। ये हेडर फाइल ओपन होने के बाद हम उस हेडर फाइल के किसी भी फंक्शन को आगे हमारे प्रोग्राम में काम में ले सकते हैं। यदि हमने हेडर फाइल को ओपन ही नहीं किया और उसके फंक्शन यदि हम काम में लेना चाहें तो नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि वो हेडर फाइल ओपन नहीं हुई तो उसके फंक्शन एक्सेस नहीं हुए। इसकी वजह से हमें हैज इंक्लूड प्रत्येक हेडर फाइल को ओपन करने के लिए लिखना पड़ता है। तो स्टूडेंट समझ में आ गया होगा कि हैज इंक्लूड का क्या यूज है और iostream फाइल का क्या यूज है। ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है, वो हेडर फाइल होती है। इसे टोपो प्रोग्राम लिखा जाता है और क्यों लिखा जाता है ये मैं आपको बता चुका हूं। स्टूडेंट नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर का भाग है उसे बोलते हैं क्लास डिक्लेरेशन। ये सेकंड पार्ट है हमारे प्रोग्राम का, क्लास डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन शब्द का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? घोषणा। यानी जब भी हम कोई क्लास बनाते हैं तो उसे पहले परिभाषित करते हैं या उसकी डिक्लेरेशन करते हैं। क्लास क्या होती है स्टूडेंट? क्लास जो हमने पीछे वाले वीडियो में हमने देखा कि मैंने C++ का गुण बताया था। कौन सा? एक तो था डेटा इनकैप्सुलेशन। डेटा इनकैप्सुलेशन के गुण को फॉलो करती है क्लास। यानी ये मेंबर वेरिएबल और मेंबर फंक्शन को एक सिंगल यूनिट में बांध कर रखती है और हमारे डेटा को प्रोग्राम में सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। तो क्लास क्या होता है? क्लास को बनाने के लिए हम एक कीवर्ड काम में लेते हैं। उस कीवर्ड का नाम है क्लास कीवर्ड। यानी हम प्रोग्राम में कोई भी क्लास बनाते हैं तो उसके लिए कीवर्ड काम में लेते हैं, क्लास कीवर्ड। क्लास के गुण क्या है? ये मेंबर वेरिएबल और मेंबर फंक्शन को सिंगल यूनिट में बांध के रखती है। यह डेटा को सिक्योर रखती है, यानी आउटर एक्सेस या अनऑथोराइज्ड एक्सेस से डेटा को बचाती है। उसके लिए हम अलग अलग एक्सेस मॉडिफायर काम में लेते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। थर्ड जो हमारा पार्ट है मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट? क्लास के अंदर जो डिफाइन किए जाते हैं, मेंबर का मतलब सदस्य। तो क्लास के जो सदस्य होते हैं, क्लास के अंदर जो डिफाइन किए जाते हैं, क्लास के इनसाइड में जितने भी फंक्शन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मेंबर फंक्शन कहलाते हैं। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। ये मेरी एक क्लास है जिसका नाम मैंने रख दिया ABC। यहाँ ब्लॉक स्टार्ट हुआ क्लास का। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया इंटीजर A, B और C। ये तीन वेरिएबल है मेरे A, B, C। उसके बाद पब्लिक बाहर में एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक। उसके बाद मैंने
फंक्शन बनाया void इनपुट नाम से, तो ये क्या है, एक मेंबर फंक्शन। एक फंक्शन और बना सकते हैं void add। तो इस प्रकार क्लास के अंदर जो फंक्शन डिफाइन किए जाते हैं वो कहलाते हैं मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास। यानी ये जो void इनपुट और void add जो है वो क्या है, मेंबर फंक्शन ऑफ ए क्लास। यानी एबीसी क्लास के लिए क्या है, मेंबर फंक्शन है, क्योंकि इनको इस क्लास के एरिया के अंदर डिफाइन किया हुआ है। ये जो है एबीसी ये वेरिएबल है, कौन से वेरिएबल है, मेंबर वेरिएबल ऑफ क्लास। और void इनपुट और add क्या है, मेंबर फंक्शन ऑफ एबीसी क्लास। इस एबीसी क्लास के अंदर जो डिफाइन किए गए हैं मेंबर वेरिएबल और मेंबर फंक्शन, तो ये हुए मेंबर फंक्शन। फंक्शन का यूज क्या होता है स्टूडेंट, फंक्शन जो होता है वो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए लिखा जाता है। कोई विशेष कार्य हमें करना है, उसके लिए हमने पर्टिकुलर एक फंक्शन बना दिया और उसका नाम रख दिया। जैसे मुझे डेटा को इनपुट करवाना है वेरिएबल में मानों को, तो मैंने एक फंक्शन बना दिया जिसका नाम मैंने रखा इनपुट। मुझे दो वेरिएबल के मानों को ऐड करवाना है तो मैंने फंक्शन का नाम रख दिया ऐड। अगर मल्टीप्लाई कराना होता तो मैं क्या लिख देता, मल्टीप्लाई। तो ये जो फंक्शन का जो नाम होता है वो क्या होता है, यूजर डिफाइंड होता है। यूजर अपनी मर्जी से रिक्वायरमेंट के अनुसार कोई भी नाम दे सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट फोर्थ पार्ट की। फोर्थ एंड लास्ट पार्ट जो है वो होता है मेन फंक्शन। इसके आगे क्या लगता है, पैरेंथेसिस लगता है, बिकॉज मेन भी क्या एक फंक्शन होता है। मेन फंक्शन को मुख्य फंक्शन कहते हैं। मेन का मतलब क्या होता है, मुख्य। ये हमारे प्रोग्राम का मुख्य फंक्शन होता है। यानी इसे क्यों काम में लिया जाता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट जो बनते हैं हमारे प्रोग्राम में क्लासेस के, वो कहाँ बनते हैं, मेन फंक्शन में बनते हैं। हमारे प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होता है, निष्पादन जो होता है क्रम से, वो अकॉर्डिंग टू मेन फंक्शन होता है। और ये एक मुख्य फंक्शन होता है। इसे प्रोग्राम के बॉटम में लिखा जाता है। बॉटम यानी सबसे अंत में, यानी प्रोग्राम का जो लास्ट पार्ट है वहां लिखते हैं। जैसे हमने क्लासेस बना दी, अब क्लासेस के नीचे इन फंक्शन को हमें एक्सेस करना है तो उसके लिए मेन फंक्शन बनाएंगे नीचे, void मेन। और इस मेन फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेंगे और एक फंक्शन को एक्सेस करेंगे। तो मेन जो होता है मुख्य फंक्शन, प्रोग्राम के बॉटम में यूज किया जाता है। और जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है वो मेन फंक्शन के अनुसार होता है। और मेन जो होता है वह एक कंपल्सरी फंक्शन होता है। कंपल्सरी का मतलब क्या है, जरूरी। यानी मेन फंक्शन के बिना हम कोई भी C++ का प्रोग्राम नहीं बना सकते। यह अति आवश्यक फंक्शन है, जरूरी फंक्शन है, कंपल्सरी फंक्शन है। यानी मेन फंक्शन के बिना हम प्रोग्राम नहीं बना सकते, बिकॉज एग्जीक्यूशन जो होता है मेन फंक्शन के थ्रू होता है। और मेन फंक्शन यदि हम नहीं बनाएंगे तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन का कोई क्रम नहीं रहेगा। तो स्टूडेंट हमने चारों पार्ट्स को पढ़ा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं स्टूडेंट। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा स्टूडेंट वो रहेगा कमेंट। अब हम बात करने वाले हैं कमेंट के बारे में। कमेंट को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, टिप्पणी। कमेंट के बारे में सभी को अच्छे से जानकारी होगी सोशल मीडिया के थ्रू। तो यहां हम C++ में भी कमेंट का काफी यूज लेते हैं। कमेंट का मोस्टली यूज क्या होता है स्टूडेंट, प्रोग्राम को यूजर फ्रेंडली बनाने, जो हमारा प्रोग्राम है उसको यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए हम मोस्टली कमेंट का यूज करते हैं।
कमेंट जो होता है नॉन एग्जीक्यूशनल पार्ट होता है। क्या होता है? नॉन एग्जीक्यूशनल पार्ट, यानी नॉन एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है? गैर निष्पादित भाग, प्रोग्राम का ऐसा भाग जिसका निष्पादन नहीं होता है, यानी कमेंट में जो भी लिखते हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होता और वह आउटपुट में हमें दिखाई नहीं देता है। तो फिर उसका यूज क्यों करते हैं? मैंने पहले ही बताया था, टू मेक प्रोग्राम यूजर फ्रेंडली, सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम के कोड को यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए, सभी के समझने लायक बनाने के लिए हम प्रोग्राम में जगह जगह कमेंट का यूज करते हैं, जिससे हमें पता चल जाए कि प्रोग्राम में कहां कहां किस प्रकार की कोडिंग हो रही है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कमेंट के पार्ट्स की। तो कमेंट जो होता है वो दो प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है सिंगल लाइन कमेंट और दूसरा होता है मल्टी लाइन कमेंट। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट और दूसरा होता है मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट, इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि यह एक ही लाइन का होता है। सिंगल का मतलब एक ही, और मल्टी लाइन का मतलब, मल्टी का मतलब अनेक। ऐसा कमेंट जिसमें अनेक लाइंस होती है, यानी मोर देन वन लाइंस हो सकती है, उसे बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन जो कमेंट होता है, पहला जो कमेंट होता है सिंगल लाइन, वो एक ही लाइन का कमेंट होता है। कितनी लाइन का? सिंगल लाइन कमेंट एक ही लाइन का कमेंट होता है। इसमें हम ओनली फॉर वन लाइन लिख सकते हैं। और जो सिंगल लाइन कमेंट है वो स्टार्टेड कहां से होता है? डबल स्लेश से। ठीक है, ये जो फॉरवर्ड स्लेश है, डबल स्लेश, इससे क्या होता है? ये स्टार्ट होता है। सिंगल लाइन कमेंट को डबल स्लेश द्वारा स्टार्ट किया जाता है। इसका एग्जांपल से समझेंगे हम। ये डबल स्लेश, उसके बाद मैंने यहां लिखा वेलकम टू C++। ये जो कमेंट है वो एक ही लाइन का कमेंट है, यानी इसमें एक ही लाइन यूज हो रही है, इसलिए इसको बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट। इसको किस प्रकार लिखा जाता है? सबसे पहले स्टार्टिंग कहां से होती है? डबल स्लेश से, और उसके बाद इसके टेक्स्ट या कोड लिखे जाते हैं कि हम क्या लिखना चाहते हैं। दूसरा जो हमारा कमेंट होता है मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन जो कमेंट होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है? एक से अधिक लाइन का कमेंट होता है। मल्टी लाइन कमेंट एक से अधिक लाइन का कमेंट होता है, जिसमें हम एक से अधिक लाइन का प्रयोग कर सकते हैं, यानी जो मोर देन वन लाइन से मिलकर बना होता है। सिंगल लाइन जो कमेंट होता है वो स्टार्ट इस प्रकार होता है, यानी इसकी स्टार्टिंग का जो मेथड है वो क्या होता है? इस प्रकार होता है। कैसे? पहले स्लेश, सिंगल फॉरवर्ड स्लेश, उसके बाद स्टार का सिंबल। और ये क्लोज कैसे होता है? पहले स्टार और फिर फॉरवर्ड स्लेश। ये होता है एंड का। यानी मल्टी लाइन कमेंट जो होता है वो स्लेश स्टार से स्टार्ट होता है और वापस स्टार स्लेश से एंड या क्लोज होता है। मल्टी लाइन कमेंट का एग्जांपल देखेंगे हम। वेलकम टू द वर्ल्ड। यहां मैंने कमेंट लिखा है स्टूडेंट, जो
एक से अधिक लाइन का है, इस कमेंट में कितने लाइन का है, 1 2 और 3 लाइंस का कमेंट है, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, मल्टी लाइन कमेंट। और इसको बंद कैसे करेंगे, पहले स्टार और आफ्टर देन फॉरवर्ड स्लैश। इस प्रकार हम 3 4 10 हम एक से अधिक कितनी भी लाइन का कमेंट लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना स्टूडेंट, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।